अभी हम रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक। यादृच्छिक रैंडम चर वेरिएबल, यादृच्छिक चर। हमने अभी तक क्या देखा है? हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट से शुरुआत की थी। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी परीक्षण जिसमें अनेक परिणामों में से एक परिणाम हमेशा आएगा, लेकिन किसी भी समय कौन सा ठीक परिणाम आएगा ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में सबसे शुरुआती जो हमने देखा था वो पूरे सभी परिणामों का एक समुच्चय जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, और उसको दर्शाते हैं ओमेगा से। लेकिन ये घटना भी मानी जा सकती है, और हम अनेक अलग अलग घटनाओं के बारे में हमने देखा। और हमारे लिए घटना का मतलब है कोई भी परिणामों का एक उपसमुच्चय। हर घटना हमारे लिए ओमेगा का एक उपसमुच्चय है, सैंपल स्पेस का एक उपसमुच्चय है। सैंपल स्पेस ओमेगा पूरे सभी परिणामों का समुच्चय है, और कोई भी घटना उसके कुछ कुछ परिणामों का समुच्चय है। हम घटनाओं को अक्सर ऐसे लेटर्स ए बी सी से दर्शाते हैं, और हर घटना के लिए हम उस घटना के घटने का जो भी चांस का अनुमान है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी से दर्शाते हैं। और हमने देखा कोई भी प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच में रहता है। प्रोबेबिलिटी को हम प्रायिकता भी कह सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये तो ठीक है, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें काफी सारे परिणाम मौजूद है, उसमें से कोई एक हमेशा आएगा। लेकिन हम कई बार उस परिणाम के ऊपर एक माप लेते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं। जिसको मैं माप या मापन अभी के लिए कहलाऊंगा। माप लेते हैं हर परिणाम के लिए। हम एक उसको एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर का माप देते हैं। ये जो कंसेप्ट है उसको हम कई सारे उदाहरणों के जरिए देखते हैं। सबसे पहले चलो ये उदाहरण लेते हैं कि एक क्लास के सभी बच्चों का समुच्चय देख ले, ओमेगा ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में जो भी विद्यार्थी है उसमें से हम उसमें से एक विद्यार्थी का हम चयन करेंगे किसी रैंडम तरीके से। तो ओमेगा है सभी बच्चों का समुच्चय। उनको शायद हम उनके नाम से, नाम और सरनेम से जोड़ देंगे। हमें पूरे ओमेगा की लिखने की जरूरत नहीं है। और हमारी एक्सपेरिमेंट है कि हम उस क्लास में से कोई भी एक विद्यार्थी का चयन कर लेंगे। तो अगर रैंडम तरीके से कर रहे हैं तो ये उन क्लास में से कोई भी विद्यार्थी का चयन हो सकता है। हर बार अलग अलग चयन भी हो सकता है।
और हमने देखा कि उसमें से हम देखें हम अलग अलग इवेंट्स घटनाओं के बारे में देख सकते हैं। कोई जो एक घटना हो सकती है जो विद्यार्थी चल के कॉलेज में आते हैं। ये दूसरी घटना है, ये घटना ध्यान रखिए, घटना मतलब क्या है? घटना है पूरे ओमेगा का उपसमुच्चय, परिणामों का उपसमुच्चय। तो उन विद्यार्थी चल के आते हैं। दूसरी घटना हो सकती है जो विद्यार्थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। तीसरी घटना हो सकती है जो विद्यार्थी अपने 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 व्हीकल से, या तो बाइक से या कार से आते हैं। तो अलग अलग घटनाएं हम देख सकते हैं। लेकिन अक्सर जैसे मैंने कहा कि ये घटनाएं भी कभी कभी हमें इंटरेस्टेड है हम इसमें, लेकिन अक्सर इन घटनाओं के अलावा हम इंटरेस्टेड है हर एक परिणाम के माप को एक माप देने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम मेजर कर सकते हैं जो भी विद्यार्थी का चयन हुआ है उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। हर एक विद्यार्थी की हाइट सही होने की एक जैसे ही होने की कोई भी वजह नहीं है। हर एक की हाइट अलग अलग हो सकती है। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उस समय, उस परीक्षण के लिए, उसके ऊपर हमारे मेजरमेंट डिपेंड रहेंगे। हाइट शायद ढूंढ रहे किसी कारण, या हेल्थ एग्जामिनेशन हो रही है। दूसरा माप हम देख सकते हैं एज ऑफ द स्टूडेंट। पूरा हम शायद क्रमवारी लगाना चाहते हैं, सबसे बड़े विद्यार्थी से सबसे छोटे विद्यार्थी तक एज के हिसाब से। तीसरा मापन हो सकता है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, चोजन स्टूडेंट इन प्रोबेबिलिटी। तो जो भी हम उस समय एक्सपेरिमेंट करने का जो कारण है उसके हिसाब से हम अलग अलग मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हम सभी पॉसिबल मेजरमेंट्स करेंगे। मेजरमेंट डिपेंड होगा हमारा एम क्या है उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और एक एग्जांपल मैं देखता हूं। एक ऑफिस में अगर जाएंगे तो उस ऑफिस के सभी ट्यूबलाइट्स में से एक हम चुनेंगे रैंडमली। ओमेगा, इस एक्सपेरिमेंट का ओमेगा होगा सभी ट्यूबलाइट्स ऑफिस में जो मौजूद है। और समझ लीजिए कि उसमें 100 ट्यूबलाइट्स लगाए गए हैं। तो मैं इस बार ओमेगा लिख रहा हूं, T1 T2 T100 से शायद हम उन 100 ट्यूबलाइट्स को दर्शाएंगे। और उसमें मेजरमेंट फिर एक बार अलग अलग मेजरमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक मेजरमेंट जो समझने में आसानी है कि हम देखेंगे कि हर ट्यूबलाइट का कितने घंटे वो चलती है। हर ट्यूबलाइट कुछ समय के बाद फ्यूज हो जाती है, वो काम करना बंद हो जाती है। तो जो भी ट्यूबलाइट हम देखेंगे उसको हम चलते देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और नंबर ऑफ आवर्स वो ट्यूबलाइट कितने घंटे काम करेगी फ्यूज होने से पहले, वो हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग ओमेगा के लिए अलग अलग मेजरमेंट्स हो सकते हैं। ये सब जो मेजरमेंट्स है हम आगे जाके इसको और प्रिसाइजली देखेंगे। अभी मैं
और इसको हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर। और अभी मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, परिभाषित करने जा रहा हूं रैंडम वेरिएबल से क्या मतलब है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ले, और हमेशा जैसे उसके सैंपल स्पेस को हम ओमेगा से दर्शाएंगे, और उस ओमेगा के ऊपर रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन करने जा रहे हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होगा? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ओमेगा। जैसे कि पहले ही मैंने कहा, रैंडम वेरिएबल को यादृच्छिक चर हिंदी में कह सकते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन भी मैं क्योंकि ये पहले बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तविक मान फलन, फंक्शन फलन, हिंदी शब्द भी दे रहा हूं, वास्तविक मान फलन ऑन ओमेगा। ऑन ओमेगा का क्या मतलब है? दैट इज फॉर एवरी आउटकम इन ओमेगा देयर इज अ रूल, एक नियम। रैंडम वेरिएबल फंक्शन को हम बोल सकते हैं एक नियम है। देयर इज अ रूल which assigns a real number for that outcome। हर परिणाम के साथ साथ जुड़ा हुआ एक वास्तविक संख्या, जुड़ी हुई एक वास्तविक संख्या होगी, एक रूल होगा एक फंक्शन के जरिए, और उन फंक्शंस को हम फिर एक बार कैपिटल इंग्लिश लेटर से ज्यादा करके डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, एक्स वाई जेड एटसेट्रा। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। जब भी कोई रैंडम वेरिएबल है उसके साथ साथ एक ओमेगा होना जरूरी है, क्योंकि एक्स, अगर एक रैंडम वेरिएबल एक्स है तो वो किसी ओमेगा के ऊपर डिफाइंड है, किसी सैंपल स्पेस या किसी सेट के ऊपर डिफाइंड है। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल में देख लिया था, क्लास के विद्यार्थियों के उदाहरण में, कि एक ही ओमेगा पर अलग अलग मेजरमेंट्स हो सकते हैं। उसका मतलब एक ही ओमेगा पर अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स या यादृच्छिक चर हम परिभाषित कर सकते हैं। चलो हम एग्जाम्पल्स की तरफ फिर एक बार बढ़ते हैं और हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस सब्जेक्ट में अभी तक आप लोगों ने आपके ध्यान में आया होगा कि जब भी मैं अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं तो सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल है इस सब्जेक्ट में, वो एग्जाम्पल है जब दो ही चीजें, दो ही परिणाम किसी एक्सपेरिमेंट में मौजूद होते हैं, और उसका सबसे अहम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टॉस ऑफ अ कॉइन, सिक्के की उछाल। तो चूंकि हमने ये एग्जाम्पल बहुत बार देख लिया है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ सैंपल स्पेस ओमेगा लिख रहा हूं। एच और टेल्स, H फॉर हेड्स, T फॉर टेल्स। तो ये एक सैंपल स्पेस है जिसमें दो अवयव है, दो एलिमेंट्स है, और हमारे प्रोबेबिलिटी की भाषा में दो आउटकम्स हैं या परिणाम है।
तो इसके ऊपर हम अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन करने जा रहे हैं। पहला पहला हम डिफाइन करते हैं एक रैंडम वेरिएबल जिसको हम एक्स, कैपिटल एक्स कहेंगे। तो मैं शुरुआती ये सभी उदाहरणों में मैं डेफिनेशन के जरिए ही जाऊंगा। तो ये x क्या है? ये एक फंक्शन है ओमेगा के ऊपर। उसका मतलब हम ओमेगा में से हर एक परिणाम लेंगे। इस ओमेगा में दो ही है, तो हम हर एक परिणाम लेंगे, एक बार h लेंगे और एक बार t लेंगे, और हमें ज्ञात करना है, हमें पता करना है कि जो परिणाम h है उसको ये फंक्शन या ये रूल जिसको हमने दर्शाया है x के माध्यम से, वो क्या उस वो कौन सा नंबर, कौन सी वास्तविक संख्या असाइन करता है। समझ लीजिए जो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, x ऑफ h इज 1। ये फंक्शन है तो हम x ऑफ h कहते हैं, जैसे आपने फंक्शंस काफी सारे देखे होंगे पहले। और लेकिन ये आधी ही परिभाषा हुई। x पूरे तरह डिफाइन करने के लिए हमें x का मान t के ऊपर क्या होगा वो भी दर्शाना है। तो समझ लीजिए x ऑफ t इज 0। तो हमारी ये रैंडम वेरिएबल x ऐसे है कि जो अब हमने देखा है कि ओमेगा के दो परिणाम हैं। हर परिणाम के लिए ये रूल, ये फंक्शन x वो परिणाम से एक रियल नंबर असाइन कर लेता है। लेकिन इसी ओमेगा पे हम और एक सो ये एक एग्जांपल हो गया a। दूसरा एग्जांपल अलग रैंडम वेरिएबल y, अलग रैंडम वेरिएबल इसलिए अलग सिंबल से हम उसको दर्शाएंगे, लेकिन वही है। अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो हमें हर परिणाम के लिए, दो परिणाम है, हर परिणाम के लिए ये एक रियल नंबर असाइन करना होगा। समझ लीजिए हम ये x को उलट देते हैं तो y ऑफ h 0 कर लिया और y ऑफ t 1 कर लिया। तो ये अलग फंक्शन है, अलग रैंडम वेरिएबल है। ऑफ कोर्स हम बहुत सारे अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स इसमें कर सकते हैं। मैं और एक लिख लेता हूं, z ऑफ h is +1, z +1, z of t is -1। ये सब रियल नंबर्स है। पहले दो एग्जांपल्स में ये शून्य या शून्य से अधिक वैल्यू के रैंडम वेरिएबल्स है, लेकिन तीसरा जो एग्जांपल है z, वो निगेटिव वैल्यूज भी लेता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी लेता है, धन और ऋण वैल्यूज ले रहे हैं। चूंकि इसमें दो ही, इस ओमेगा में दो ही परिणाम है, तो z के वैल्यूज भी केवल नहीं कहूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं। उससे और ज्यादा अलग अलग वैल्यूज कोई भी रैंडम वेरिएबल इस ओमेगा के लिए नहीं ले सकते। काफी सारे आप और भी काफी सारे रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। हमें सिर्फ दो नंबर चाहिए, दो वास्तविक संख्याएं चाहिए। एक को हम देंगे, दर्शाएंगे h की वैल्यू, और एक को दर्शाएंगे t की वैल्यू। आगे जाके हम देखेंगे कि ये रैंडम वेरिएबल्स क्यों हम इस तरह लेंगे या और कोई किस लिए लेंगे, और उसको उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल, अगर हम सिक्के के उछाल से थोड़ा आगे जाएंगे तो हम आते हैं पासे के उछाल पर। तो हमारा ओमेगा होगा 1 2 3 4 5 6। अब ये ओमेगा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले एग्जांपल में ओमेगा में सिर्फ दो परिणाम थे, इसमें 6 है, लेकिन ये वाले ओमेगा में जो परिणाम है उनको हम नंबर से ही दर्शाते हैं।
ये जरूरत नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारे परिणाम सब अब खुद स्वयं ही वास्तविक संख्या है, पूर्णांक है एक्चुअली। तो इसमें भी अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स हम परिभाषित कर सकते हैं। थोड़ी आसानी भी रहेगी इसमें। और एक एग्जांपल रैंडम वेरिएबल के लिए ये हो सकता है, x of I is I for all I equal to 1 2 3 4 5 6, या हम लिख सकते हैं for all I in ओमेगा। दोनों में से कोई भी अगर हम लिखेंगे तो ये पूरा डेफिनेशन होगा, हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि x of 1 is 1, x of 2 is 2, x of 3 is 3 वगैरह वगैरह। एक संक्षिप्त रूप से ये फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स परिभाषित कर सकते हैं। मैं 2-3 और एग्जांपल्स लिखता हूं। समझ लीजिए y of I is 6 minus I, ये भी एक फंक्शन है। अगर आपने मुझे कोई भी I की वैल्यू दे दी इन 6 में से, तो मैं ठीक कैलकुलेट करके y of I की वैल्यू बता सकता हूं। अगर I 2 है तो y of I होगा 6 minus 2 equal to 4। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है वो पूरे तरह से y को परिभाषित करता है। तो कोई भी ऐसे तरीके से हम रैंडम वेरिएबल को दर्शा सकते हैं। z of I is equal to I square, ये और एक फंक्शन है जिसमें फिर एक बार 6 अलग अलग वैल्यूज होंगे z के लिए, और वो होंगे स्क्वायर ऑफ 1 जो कि 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25 और 36। तो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स है। मैं और एक रैंडम वेरिएबल इस एग्जांपल में लिखने वाला हूं, वो एक अलग तरह का एक तरह से अलग तरह का रैंडम वेरिएबल है। तो टी आई को हम इस तरह से दर्शाने वाले हैं। ये जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल टी है, ध्यान रखिए टी एक फंक्शन है, हर आई के लिए मुझे बताना है कि टी आई की वैल्यू क्या है। तो ये तो टी आई की वैल्यू होगी 0 इफ आई इज ऑड। अगर i एक विषम संख्या है ओमेगा में से, तो t of i विल बी 0, और अगर i इवन है तो t of i विल बी 1। ये भी एक पूरी तरह से पूरी फंक्शन की परिभाषा है। क्यों? आप ओमेगा में से कोई भी एक परिणाम चूज कर ले 5, तो आपको देखना है कि टी पास डिफाइंड है कि नहीं, परिभाषित है कि नहीं। तो आप रूल को देख सकते हैं। टी ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? हमें देखना है ये परिभाषा को देखते हुए कि सिर्फ हमें देखना है ये आई इस बार 5 विषम है या सम संख्या है। चूंकि 5 विषम संख्या है तो टी ऑफ 5 विल बी 0, और उसी तरह से तो टी ऑफ 1, टी ऑफ 3। सो इसी एग्जांपल को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। टी ऑफ 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 3 इज इक्वल टू टी ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 विषम संख्याएं हैं 1, 3 और 5, और उसके साथ साथ टी ऑफ 2 इक्वल टू टी ऑफ 4 इज इक्वल टू टी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। तो ये एक ही रैंडम वेरिएबल को देखा जाए तो हमने शायद अलग अलग तरीके से दर्शाया है, लेकिन ये डेफिनेशन वही है। एक को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है जो आगे जाके हम काफी बार इस्तेमाल करेंगे। एक को एक पूरी तरह से लिखा गया है, हर T1, T2, T3 को दर्शाया गया है कि उसकी वैल्यू क्या है। आगे जाने से पहले मैं और एक चीज इस रैंडम वेरिएबल t के बारे में
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस ओमेगा में 6 परिणाम है, लेकिन ये जो रैंडम वेरिएबल टी है वो उस उसके वैल्यूज का समुच्चय हम अगर देख लेंगे रियल लाइन पे, तो केवल ठीक 2 संख्या है। टी कौन से वैल्यूज ले सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो ओमेगा में जितने परिणाम है उससे ज्यादा वैल्यूज कोई भी रैंडम वेरिएबल नहीं ले सकता, लेकिन उसके कम नंबर ऑफ वैल्यूज कोई रैंडम वेरिएबल ले सकता है। लेकिन इन इफेक्ट कोई भी रैंडम वेरिएबल के लिए क्या जरूरत होती है, हमें देखना है कि ओमेगा में अगर हम किसी भी एक परिणाम को स्मॉल ओमेगा से दर्शाएंगे, तो कोई भी ओमेगा कैपिटल ओमेगा में से ले ले, तो हमें पता करना है कि एक्स ऑफ ओमेगा क्या है। तो हर ओमेगा के लिए, हर फॉर ऑल, ये एक नया सिंबल शायद मैं पहली बार लिख रहा हूं जो उल्टे ए की तरह दिखाई देता है, और उसका ये सिंबल मैथमेटिक्स में काफी बार यूज होता है, और उसका मतलब है फॉर ऑल। तो फॉर ऑल ओमेगा इन ओमेगा हमें पता करना है एक्स ऑफ ओमेगा। कोई भी रूल, या ये जैसे कि ऊपर वाले लाइन में लिखा है, हर एक ओमेगा के लिए हम एक्चुअल नंबर बताएंगे, या एक संक्षिप्त रूप में टी आई को 0 या 1 परिभाषित करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आई विषम है कि सम है, और अलग अलग तरीके से हम ये दर्शा सकते हैं। ओमेगा, इसमें अभी तक हमने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा नहीं है, और इसका एक्सपेरिमेंट के बारे में स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, जिसमें ओमेगा पूरे एक इंटरवल है, रियल लाइन का एक इंटरवल है। तो कोई भी परिणाम ओमेगा, इस ओमेगा में क्या होगा, कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच में है वो इस ओमेगा का भाग है, अवयव है। ये एग्जांपल होगा जब हम कोई भी एक नंबर रैंडमली पिक करते हैं ये यूनिट इंटरवल के में से, ठीक है। तो हमारे लिए ओमेगा क्या है, सभी परिणामों का समुच्चय। तो ये अगर हम 0 और 1 में से के बीच में से कोई भी नंबर चयन कर रहे हैं, तो ओमेगा होगा ये पूरा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, संवृत इंटरवल। फिर एक बार हमें रैंडम वेरिएबल्स इसमें डिफाइन करने हैं, तो हमें सिर्फ देखना है कि एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में था, इसमें परिणाम भी एक वास्तविक संख्या के रूप में ही नजर आता है। तो हम एक्स ओमेगा को ओमेगा, ये एक रूल है, ये अगर आप कोई भी नंबर दे दे 0 और 1 के बीच में, मैं बोलूंगा रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू वही नंबर है, एक्स ओमेगा इज ओमेगा। या हम बोले दूसरा एक रूल, y ऑफ ओमेगा इज साइन ऑफ ओमेगा। साइन फंक्शन आपको सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन। ऐसे अलग अलग काफी सारे रैंडम वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो ओमेगा है, इसकी ये विशिष्टता है कि ये ओमेगा काउंटेबल नहीं है, इसके जो अवयवों की संख्या है वो अगणित है, वो गणनीय नहीं है, राइट। लेकिन इसके ऊपर भी हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जिसकी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज कम है, परिमित है। जैसे कि मान ले मैं एक फंक्शन z डिफाइन करने जा रहा हूं कि z की वैल्यू होगी k ओवर n, जब ओमेगा जो पॉइंट है 0 और 1 के बीच में, वो होगा
के ओवर एन और के प्लस 1 ओवर एन के बीच, और के वेर जहां के होगा 0, 1, 2 अप टू n-1। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये इंटरवल 0 और 1 को n इक्वल सब इंटरवल्स में बांट रहे हैं। हर एक की लेंथ होगी k बाय n, सॉरी 1 बाय n, और कोई भी एक पॉइंट हम ले ओमेगा, तो z ऑफ ओमेगा ये उसके पिछले वाला जो सब इंटरवल की बाउंड्री है वो है। सो दिस इज ओमेगा एंड दिस इज z ऑफ ओमेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी देखिए, इसको हम विस्तार से आगे जाके देखने वाले हैं, लेकिन ये उदाहरण देने का यहाँ पे एक विशिष्ट कारण ये है कि हमारी इस उदाहरण में ओमेगा अगणनीय है, किंतु एक रैंडम वेरिएबल z हमने डिफाइन किया है, वो केवल कितने वैल्यूज लेता है, n मेनी वैल्यूज लेता है। कोई भी पूर्णांक का n ले ले, n समझ लीजिए 10 ले ले, तो ये केवल 10 वैल्यूज लेता है। तो ये जो एग्जांपल में पहले दो जो रैंडम वेरिएबल हमने परिभाषित किए x और y, x ऑफ ओमेगा इज ओमेगा, y ऑफ ओमेगा इज साइन ओमेगा, तो नंबर ऑफ वैल्यूज दैट x टेक्स, x कितने वैल्यूज लेते हैं वो भी अगणनीय है, और नंबर ऑफ वैल्यूज दैट y टेक्स वो भी अगणनीय है। y की रेंज क्या होगी, y की रेंज होगी साइन 0 से लेके साइन 1 तक, और x की रेंज होगी 0 से लेके 1 तक। उसके बीच वाले उन रेंजेस के बीच वाले हर वास्तविक संख्या एक मान हो सकता है x का या y का। z की रेंज है लेकिन परिमित, फाइनाइट। उनकी रेंज क्या है, सभी वो परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, जैसे कि 1/0, 1/n, 2/n वगैरह वगैरह अप टू n-1/n। तो हम अगले डेफिनेशन की ओर अभी जाते हैं, जिसमें ये जो दो अलग अलग तरीके के रैंडम वेरिएबल्स है, उसमें से पहला क्लास रैंडम वेरिएबल्स का हम दर्शाएंगे। A discrete random variable is a random variable whose range is countable। काउंटेबल का क्या मतलब है, काउंटेबल का मतलब है फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। या तो परिमित है, फाइनाइट है, या अनंत है लेकिन गणनीय है, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल गणनीय। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मैं इसका भी हिंदी टर्म एक लिख लेता हूं, इसको हम असतत या असंतत दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करते हैं। ये यादृच्छिक चर या असंतत शायद ठीक रहेगा, क्योंकि आगे जाके हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी देखेंगे, संतत रैंडम वेरिएबल भी देखेंगे। लेकिन डिस्क्रीट का मतलब है हम काउंटेबल रेंज है। जैसे कि ऊपर जो पिक्चर इस स्क्रीन पर है वो दिख रहा है, उसमें कि जेड ओमेगा इस उदाहरण में केवल
और n अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, अभी और भी उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन एक रिमार्क आगे जाने से पहले, फिर एक बार मैं एक समराइज कर रहा हूं अभी तक हमने जो किया। हमारे पास सैंपल स्पेस रहती है ओमेगा, सभी परिणामों का समुच्चय, और हम घटनाएं देखते हैं ए बी वगैरह वगैरह, जो कोई कोई घटनाओं को इकट्ठा करके किया हुआ समुच्चय या ओमेगा का उपसमुच्चय। So set of outcomes events are सबसेट्स, उपसमुच्चय है ऑफ द सैंपल स्पेस। और जैसे हमने काफी सारे उदाहरणों में देखा है, सैंपल स्पेस के अवयव या परिणाम वास्तविक संख्या होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आज के पहले उदाहरण में देखा, ये सैंपल स्पेस तो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं है, ये तो सिंबल से दिखाया गया है एच और टी। और पहले भी काफी सारे हमने उदाहरण देखे हैं जहां परिणाम या वास्तविक संख्याएं नहीं है। उदाहरण आज के उदाहरण 2 और उदाहरण 3 में हाँ जरूर है कि ओमेगा वास्तविक संख्याओं से बना हुआ है, एक समुच्चय है। लेकिन इन जनरल घटनाएं जो होगी वो वास्तविक वो परिणाम वास्तविक रियल नंबर्स नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा वो ओमेगा के सबसेट रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल ले ले, हमारे डेफिनेशन के मुताबिक रैंडम वेरिएबल ओमेगा के ऊपर और या ओमेगा के ऊपर डिफाइन किया गया एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। उसके जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो वास्तविक संख्याओं के वास्तविक संख्या है, इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम दर्शाएंगे इस आर से। सो आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हमने काफी सारे उदाहरणों से रैंडम वेरिएबल का परिचय कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कोई भी अगर ओमेगा है और उसके ऊपर डिफाइन किया गया एक रैंडम वेरिएबल है, तो प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विथ रैंडम वेरिएबल्स, उन रैंडम वेरिएबल्स के साथ जुड़े हुए प्रोबेबिलिटी माप, ओके, प्रायिकताएं। फिर एक बार हम एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं, और हमारा हमेशा की तरह शुरुआती उदाहरण रहेगा टॉस ऑफ अ कॉइन। आज के ही उदाहरण हम देखते हैं, तो हमारा ओमेगा है एच और टी, और हमने उसके ऊपर जो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन किए थे उसमें था एक्स ऑफ एच था 1 और एक्स ऑफ टी था 0। What is the probability that x, the random variable x, takes the value 1? ये जो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, ये सिर्फ
ठीक ठीक दो ही वैल्यूज लेते हैं, या तो 1 या तो 0। इस स्टेटमेंट जो मैंने इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में कहा है कि एक्स के रैंडम वेरिएबल एक्स वैल्यू 1 लेने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हम प्रोबेबिलिटीज तो अभी तक हमने इवेंट्स की डिफाइन की है, तो पहले तो हमें एक इवेंट लिखना पड़ेगा। और इवेंट हमारा क्या है? इवेंट है, हमने इंग्लिश में लिखा नहीं है, हिंदी में कहा नहीं है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट वक्तव्य है उसमें एक इवेंट छुपा हुआ है। वो इवेंट क्या है? x टेक्स द वैल्यू 1, और उसको हम संक्षिप्त रूप में इवेंट के नोटेशन में इस तरह से दर्शाएंगे, x इक्वल टू 1, ये हमारा इवेंट है। लेकिन इवेंट, मैंने अभी कहा कि इवेंट तो हमेशा ओमेगा का सबसेट रहेगा, ओमेगा का उपसमुच्चय रहेगा, और इस ओमेगा में तो सिर्फ दो ही परिणाम है, h और t। तो ये इवेंट x इक्वल टू 1 तो अभी समझ में नहीं आ रहा है वो उसका ओमेगा से क्या लेना देना है। तो हमेशा ऐसे जब हम लिखेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म रहेगा। इसके लिए ये एक समुच्चय है, सेट ऑफ ऑल ओमेगा इन कैपिटल ओमेगा, जो सेटिस्फाई करता है x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। सो इस तरह से हम जब भी इस तरह से हम जब भी इवेंट लिखेंगे रैंडम वेरिएबल्स के साथ साथ, हम काफी बार ऐसे करने वाले हैं, वो हमेशा से एक शॉर्ट फॉर्म रहेगा। और उसको अगर पूरे तरीके से लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। हम ये रेड लाल कलर से अंडरलाइन किया हुआ नोटेशन बहुत कम बार यूज करेंगे, क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म जो नीले सर्कल के अंदर है वो हम काफी बार यूज करेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। और जो दूसरा वाला है वो आप ओमेगा के बाय जैसे लिखा है उससे तुरंत पता चलता है कि वो एक ओमेगा का उपसमुच्चय रहेगा। और इस एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में हम सारे वो परिणाम, सारे वो ओमेगा देखते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ये रूल x ओमेगा इज 1। अगर x की भी परिभाषा स्क्रीन पर है तो ये सिर्फ कौन से परिणाम है? सिर्फ h, दो ही परिणाम है h और t, उसमें से केवल h ये सेटिस्फाई करता है कि x ऑफ h इज 1। तो अब हमारे डेफिनेशन के ओर हम ध्यान दें। ये जो इवेंट x इक्वल टू 1 है वो निश्चित तौर पे ओमेगा का एक उपसमुच्चय है, लेकिन उसमें दो स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं वो है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लिखेंगे इवेंट्स रैंडम वेरिएबल्स के लैंग्वेज में x इक्वल टू 1। उसी तरह अगर हम लिखेंगे x इक्वल टू 0, फिर एक बार मैं पूरे स्टेप्स लिखता हूं, जो वो सभी परिणाम ओमेगा जो सेटिस्फाई करते हैं x ओमेगा इक्वल टू 0, और इस एग्जांपल में केवल एक ऐसा परिणाम है h या t। तो हम लिखेंगे परिणाम जो लेफ्ट में लिखे, बाई तरफ जो लिखे है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, ये इवेंट्स है, इंडीड ये इवेंट्स है, ये ओमेगा के उपसमुच्चय है। और इसको हमेशा से ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका पूरा हम अगर विश्लेषण करेंगे तो और पूरा विश्लेषण करने के लिए हम इन स्टेप्स को दोहरा सकते हैं। लेकिन हम, जैसे मैंने कहा, हम ज्यादातर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 ये इवेंट्स को लिखेंगे, और बैकग्राउंड में रहेगा कि ये इवेंट्स ओमेगा के कौन से सबसेट्स हैं। अब द क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हमने पूरा विश्लेषण कर लिया है, तो अगर
फिर एक बार संक्षिप्त रूप में क्वेश्चन को लिखे तो पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा है वो है प्रोबेबिलिटी, ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। x=1 इवेंट अगर है ए है और ये इवेंट बी है तो पहला क्वेश्चन है P of A is equal to what? So P of A is P of x=1। लेकिन ये इवेंट तो हमने देख लिया, ये इवेंट क्या है, ये इवेंट वो सिंपल इवेंट है जिसमें ठीक ठीक एक ही परिणाम है H। तो ये तो प्रोबेबिलिटी के हेड्स हो, प्रोबेबिलिटी हेड ऑफ हेड्स हो गई, ये तो हमने पहले भी देखा है। अब इन जनरल ये इसकी अगर ये फेयर कॉइन है, चलो अगर ये फेयर कॉइन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। ये भी हमने पहले क्लासों में देखा है। फेयर कॉइन मतलब दोनों जो परिणाम है वो इक्वली लाइकली है, हर एक का घटने का चांस दूसरे के घटने के बराबर है, तो दोनों का हाफ होगा। सिमिलरली P of B, जिसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x=0, जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंपल इवेंट टेल्स, वो भी हाफ रहेगा। तो हम ज्यादातर एक्चुअली हम जब भी ये इवेंट्स लिखेंगे तो हम ये बीच वाला ब्रैकेट भी हटा देंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x=1 और प्रोबेबिलिटी x=0। ये बीच वाला जो ब्रेस ब्रैकेट है वो एज्यूम्ड रहेगा। तो ये सब नोटेशंस एक जैसे ही है। और भी हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन अभी इसी एग्जांपल में एक और टिप्पणी में देना चाहूंगा, रिमार्क, कि ये अगर फेयर कॉइन है तो हमने पता कर लिया कि प्रोबेबिलिटी, हमें पता है फेयर कॉइन के डेफिनेशन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, और दोनों का मान होगा 0.5 या 1/2। लेकिन अगर ये फेयर कॉइन नहीं है तो क्या होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कोई एक संख्या होगी 0 और 1 के बीच में, और चूंकि टेल्स, द सिंपल इवेंट टेल्स इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सिंपल इवेंट H, उसके कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स होगी 1 minus probability of heads, right? So more generally, in case the coin is not fair, which is the general situation, perhaps वो शायद फेयर कॉइन एज्यूम कर सकते हैं लेकिन फेयर नहीं भी हो सकता है, तो उस टाइम में प्रोबेबिलिटी ऑफ x=1 कोई एक मान होगा जिसको हम दर्शा सकते हैं स्मॉल p से, जहां पे p एक वास्तविक संख्या है 0 और 1 के बीच में। मैंने दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज 0 और 1 को हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि अगर हमेशा ही टेल्स आने वाला है तो p की वैल्यू होगी 0, हमेशा ही हेड्स आने वाला है तो p की वैल्यू 1। अभी के लिए मैंने इनको हटा दिया है। और जैसे मैं बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x=0 हम कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स को यूज करके लिख सकते हैं 1 minus द प्रोबेबिलिटी ऑफ x=1 या 1 minus p। इस एग्जाम्पल की तरफ हम कुछ ही क्षणों में फिर एक बार आएंगे। अभी मैं और एक एग्जाम्पल देख लेता हूं। सपोज वी आर लुकिंग एट अ फेयर डाई, सो फिर एक बार ओमेगा, हमारे ओमेगा में 6 अलग अलग परिणाम मौजूद है। और आज जो अभी कुछ देर पहले जो हमने उदाहरण लिखा था, जहां पे x of i is i,
तो हम पूछ सकते हैं I इक्वल टू आई इन ओमेगा। सो I इन 6 परिणामों में से कोई भी एक परिणाम हो सकता है। तो हम पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आई, कोई भी I के लिए। तो जो पहले किया था वो इस उदाहरण में और एक बार मैं लिखूंगा। हम x इक्वल टू आई, ये एक इवेंट है और ये उस इवेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म है। ये x इक्वल टू आई जो इवेंट है वो उस इवेंट के लिए संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म है कि इवेंट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स इन ओमेगा, सभी वो परिणाम ओमेगा में से जो इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं। x ऑफ ओमेगा इज आई। लेकिन इस उदाहरण में ऐसा एक ही ओमेगा होगा और वो होगा ओमेगा इक्वल टू आई। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंपल इवेंट आई। और चूंकि ये फेयर डाई है तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ये इन 6 परिणामों में से कोई भी एक परिणाम आई को चूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आई है 1/6। एक दूसरा एक एग्जांपल हमने जो देखा था प्रोबेबिलिटी में टी की परिभाषा क्या थी इस ओमेगा के लिए? टी ऑफ आई वाज आइदर 0 और 1। टी की वैल्यू होती थी 0 यदि आई एक विषम संख्या थी और अगर आई सम संख्या है तो उसकी वैल्यू थी 1। तो हम पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी टी इक्वल टू 0 क्या है। तो मैं इस बार डायरेक्टली टी इक्वल टू 0 इवेंट को लिखूंगा। टी कब 0 है पहले हमने देख लिया है। टी ऑफ आई 0 तब होगी जब आई होगा या तो 1 या 3 या 5। तो ये जो टी इक्वल टू 0 है वो इवेंट है 1, 3, 5 उसमें अवयव है और ये इक्वली लाइकली सिचुएशन है, ये फेयर डाई है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट 1, 3, 5 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज 6। तो ये बनता है 3/6 इक्वल टू 1/2। और अगर आप यही कैलकुलेशन t इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो होगा p ऑफ द इवेंट 2, 4, 6। वो फिर से होगा, आप फिर से ये बीच वाले स्टेप्स देख सकते हैं, वो फिर से होगा हाफ। तो हर एक इवेंट हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए हम इस तरह से उससे जुड़ी हुई प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं।